जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी की सेकेंड यूनिट, जिसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। तो फर्स्ट वीडियो में हमने कितने टाइप के हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर होते हैं, जैसे आयन गेटेड लिगेंड चैनल होते हैं, जी प्रोटीन होते हैं, काइनेज लिंक्ड होते हैं, ठीक है, जैक स्टेट होते हैं। तो इन सीटी से हमने ये देख लिया था जनरल टर्म में, ठीक है। और उसी वीडियो में हमने लिगेंड गेटेड आयन चैनल को एक ब्रीफली एक्सप्लेन करके पढ़ लिया था कि होते क्या है, उसमें से कैसे हमारा जो आयंस होते हैं वो इधर से उधर ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वो क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें जो प्रोटीन होगा और जो हमारे आयंस होंगे उससे उसके बीच में क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, दोनों कपल में फॉर्म पड़ जाएंगे, देन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेन मकसद होता है कि जी का क्या मतलब होता है, क्योंकि अगर जी का मतलब ही हमको नहीं पता होगा तो हम आगे के प्रोसेस को समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जी का मतलब होता है ग्वानिन, और ग्वानिन हमारा पाया कहाँ जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड के टाइप होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड हमारा कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए। तो अब सीधा सीधा आप कॉन्सेप्ट ये क्लियर कीजिए कि ऐसी ड्रग जो हमारी जी प्रोटीन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है, वो क्यों करती है, क्योंकि उसको डीएनए से जाके इंटरेक्ट करना होता है, उसको डीएनए पे इफेक्ट डालना, मतलब सेल के डीएनए के ऊपर उसको इफेक्ट डालना होता है, या उसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन उस डीएनए के साथ इंटरेक्ट करेगा, देन शो करेगा। इसीलिए हमारी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से ड्रग बाइंड करती है। तो आई होप आपको ये पर्पस समझ में आ गया होगा कि ये हमारा जी प्रोटीन कैसे अलग है लिगेंड गेटेड आयन चैनल से। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल में क्या था, डायरेक्ट एगोनिस्ट हमारे रिसेप्टर से आके बाइंड कर रहा था और आयन चैनल्स को ओपन कर दिया, जिसके कारण से पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन की प्रक्रिया वहां पे हो रही थी। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, जी प्रोटीन का मतलब क्या है कि ग्वानिन से जाके हमारी ड्रग इंटरेक्ट कर रही है, वो भी कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस प्रेजेंटेशन था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ थ्योरेटिकल माध्यम में, ठीक है। तो एक बात और, जैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर अगर एग्जाम में आपके पूछेगा तो वो 7HM या HTM के रिसेप्टर के नाम से पूछ सकता है, और मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर के नाम से भी पूछ सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। दोज रिप्रेजेंट ए लार्ज ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मतलब क्या ये जो प्रेजेंट करते हैं, कौन, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट करते हैं क्या, large group of membrane bound transport in which guanine proteins are found on the inner side of the cell membrane। मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, न्यूक्लाइड्स, और न्यूक्लाइड्स के अंदर हमारा क्या पाए जाते हैं, जो चेन बनती है वो चाहे डबल हेलिक्स की डीएनए चेन हो चाहे सिंगल हेलिक्स की आरएनए चेन हो, उसमें क्या हमारे ग्वानिन पाए जाते हैं। वैसे तो हमारे न्यूक्लियस में एडेनिन भी पाया जाता है, ग्वानिन भी पाया जाता है, ठीक है, साइटोसिन भी, यूरेसिल भी, थायमिन भी पाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ग्वानिन प्रोटीन से जाके वहां से वो ड्रग हमारी रिसेप्ट करेगी या बाइंड करेगी, ठीक है। दे आल्सो नोन एज 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। अब इसको 7 ट्रांसमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बोलते क्यों है, ये भी जब हम वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे तो वहां पर हमको ये समझ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको 7 ट्रांसमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन रिसेप्टर इसलिए बोलते हैं कि ये 7 पैसेज से होकर गुजरता है और NH2 को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज दे पॉसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन 7 टाइम, मतलब जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेल के अंदर वो 7 बार होता है, ठीक है। द इफेक्टर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, मतलब इसमें कौन कौन से एंजाइम कंसिस्ट के होते हैं जो कि इसके रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। पहला हमारा क्या है, एडेनिल 8 साइक्लेज फॉस्फोलाइपेज एंड आयन चैनल, जैसे पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल, ETC। तो आइए हम इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको देख लेते हैं। इस चित्र के माध्यम से ये आपको हर जगह बुक में मिलेगा, लेकिन अब आपको इसको समझना है कि ये होता क्या है, ठीक है। तो हमारा क्या है, हमारा एगोनिस्ट है, तो ये हमारा क्या है, रिसेप्टर है, और ये हमारा एगोनिस्ट यहाँ पे बाइंड आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो मैं आपको समझाऊंगा, मैंने यहाँ पे 6 टर्म लिख दिया है, आप इसको यहाँ से समझने में आसानी होगी आपको, इसको पढ़ने के बाद आप इसके मैकेनिज्म को समझिएगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिसेप्टर है, रिसेप्टर से हमारा एगोनिस्ट बाइंड हुआ। तो जब हमारा एगोनिस्ट बाइंड होता है तो क्या होता है, वहां पर एक्टिवेशन होता है, मतलब कहने का क्या है कि ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो ये सीधा हमारे जी प्रोटीन पे आ जाएगा। तो क्या करेगा, ये रिसेप्टर से जब एगोनिस्ट बाइंड हो जाएगा तो जो जी प्रोटीन का रिसेप्टर है जो कि हमारा कुछ इस टाइप का होता है, उसको एक्टिवेट कर देगा।
देन इसके बाद एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा, जी इसकी आगे ट्रांसडक्शन प्रोसेस होगी और ट्रांसडक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि जो अल्फा सब यूनिट्स है इसको ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर हमारी सेकंड बीटा है, तो ठीक है, तो जब इस अल्फा को ब्रेक करेगा तो बीटा तक पहुंच जाएगा और यहाँ पर हमारे एंजाइम्स पाए जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारा क्या काम करेंगे, एक सेकंड मैसेंजर का काम करेंगे। तो अल्फा सब यूनिट आपकी यहाँ पे ब्लॉक हो मतलब ब्रेक हो गई, तो आपको फिर के सीक्वेंस से समझना है, एगोनिस्ट रिसेप्टर से बाइंड हुआ और जब एगोनिस्ट रिसेप्टर से बाइंड हुआ तब क्या हुआ, उसने जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया। अब जी प्रोटीन ने क्या किया कि जो हमारा मैसेंजर है या हमारा जो अनदर रिसेप्टर्स है वहां पे जो अल्फा सब यूनिट है उसको उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब जब उसने उसको तोड़ दिया तो बीटा में प्रवेश कर गई और बीटा में प्रवेश करने के कारण वो किस तरह से काम करने लगी, एक्ट एज ए सेकंड मैसेंजर। अब ये सेकंड मैसेंजर क्या किया कि जो हमारे आयन चैनल से जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसको मैसेज किया कि आप डायलेट हो जाइए, तो यहाँ पे जो ये हमारे आयन चैनल है वो डायलेट हो जाएंगे कि जो आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक हो रहा है वो इजीली हो सके। तो यहाँ पे क्या होगा कि आयंस का मतलब सेल के अंदर हुई होगा, मतलब कहने का क्या है, जैसे यहाँ पे प्री सिनेप्टिक है, यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक है, तो प्री सिनेप्टिक से जो हमारे आयंस है वो पोस्ट सिनेप्टिक की ओर पहुंचने लगेंगे, तो ये हमारा इसका मैकेनिज्म है। अब इसके बाद क्या होगा कि पोटेंशियल रीच टू द न्यूक्लियस। अब इसके बाद जो ये आयंस होंगे हमारे जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होंगे उससे उसके पास जाके पहुंचेंगे, देन क्या करेंगे, न्यूक्लाइड पे जाके पहुंचेंगे, देन हमारे एड्रिनो रिसेप्टर का मतलब क्या है, ग्वानिन रिसेप्टर से जाकर हमारे वहां पे बाइंड कर जाएंगे, देन अपना एक्शन शो करने के लिए आप आगे की ओर अग्रसर होंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे सातों टर्म जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ कि एगोनिस्ट बाइंड टू द रिसेप्टर दैट रिजल्ट द रिसेप्टर एक्टिवेट जी प्रोटीन। जब एगोनिस्ट हमारे रिसेप्टर से बाइंड होगा तो जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा और जी प्रोटीन क्या करेगा कि अल्फा सब यूनिट को ब्रेक कर देगा और जब अल्फा सब यूनिट ब्रेक हो जाएगी यहाँ पर आपकी तो ये सेकेंडरी मैसेंजर में चला जाएगा, ठीक है, क्या कर देगा, एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा और वो हमारा एक्टिवेटेड एंजाइम क्या होगा, सेकंड मैसेंजर की तरह काम करेगा। वो आयन चैनल को मैसेज करेगा कि आप डायलेट हो जाइए, तब आयन चैनल आपका डायलेट हो जाएगा तो वहां पे जो हमारा आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन है वो इजिली इधर से उधर होता रहेगा। देन क्या होगा कि जो हमारा आयंस है वो जाके हमारे ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके देन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, ठीक है। देन आता है द एक्टिवेशन ऑफ डी रिसेप्टर सिस्टम बाय जी प्रोटीन एज मेडिएटेड थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर। मतलब जितनी भी प्रोसेस होती है मतलब लिगेंड गेटेड आयन चैनल से उसको खोलने का काम किसमें करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर करते हैं। और सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है, साइक्लेज एएमपी, ठीक है। अब साइक्लेज एएमपी देन इनोसिटोल हो गया, डाइएसाइल ग्लाइसोल हो गया, तो इसमें सबसे मेन क्या है, साइक्लेज एएमपी। तो साइक्लेज एएमपी को हम पहले समझ लेते हैं कि साइक्लेज एएमपी करता क्या है, तो हमारे जो सिग्नल होते हैं उसको ट्रांसडक्शन करता है, मतलब वो आगे की ओर बढ़ाता है। तो इसका मतलब जो साइक्लेज एएमपी हो गया वो हमारा जरूरी है, किस लिए कि अगर हमारा जब यहाँ से आयंस हमारा आया यहाँ पे, यहाँ से प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक पर आया तो यहाँ से उसको कहाँ पे जाना है उसके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट कौन भूमिका निभाता है, साइक्लेज एएमपी। तो आप समझ रहे हैं कि साइक्लेज एएमपी का मतलब क्या होता है, ये सिग्नल को ट्रांसड्यूट करता है, ट्रांसड्यूट करता है मतलब आगे वो भेजता है, ठीक है। देन आता है टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड इफेक्टर या सिस्टम। मतलब जी प्रोटीन कपल्ड सिस्टम के हमारे कौन कौन से टाइप है, तो पहला जो टाइप है वो क्या है, एडिनेट साइक्लेज सीएएमपी सिस्टम। तो इसमें क्या होता है वो किसमें आपके सीएएमपी। तो मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया सीएएमपी का वर्क क्या होता है कि वो हमारा ट्रांसड्यूस का काम करता है, मतलब सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सिग्नल्स का काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ एडिनेट साइक्लेज। मतलब क्या होता है कि जो एडिनेट साइक्लेज है वो जीएस प्रोटीन के द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाता है और जीएस प्रोटीन होता क्या है, स्टिमुलेट कैटालाइटिक एक्टिविटीज ऑफ कैटालिटिज ऑफ एसी। एसी का मतलब क्या है, एडिनेट साइक्लेज। तो एडिनेट साइक्लेज की जो कैटालिटिक एक्टिविटीज होगी, जैसे जो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी क्या है कि सिग्नल को ये ट्रांसड्यूस करेगा, मतलब सिग्नल को इधर से उधर भेजेगा, तो उसकी एक्टिविटी को क्या क्या कर देगा, तेज कर देगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज द इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन ऑफ सीएमपी। जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो सीएमपी की कंसंट्रेशन होगी इनसाइड द सेल वो ज्यादा हो जाएगी और उसका रिजल्ट क्या होगा, एक्टिवेट द जी प्रोटीन काइनेज। तो वहां पर जो हमारा प्रोटीन काइनेज होगा कौन सा, हमारा ग्वानिन का जो प्रोटीन काइनेज होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, दैट आइदर एक्टिवेट्स और इनएक्टिवेट अदर एंजाइम। जो क्या करेंगे, जैसे भी हमने जेस्ट मैकेनिज्म में यहाँ पे पढ़ा था कि जैसे ही हमारा जी प्रोटीन यहाँ पे अल्फा को ब्रेक किया इसने एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे इसने क्या किया, या तो वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा और वो जो प्रोटीन काइनेज वो क्या करेगा आपका, चाहे दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट कर दे चाहे इनएक्टिवेट कर दे, सिचुएशन के हिसाब से जैसी उसको सिचुएशन सुटेबल
लगेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इंक्रीज फॉर ऑफ कंट्रेक्शन ऑफ कार्डियक मसल, मतलब जो हमारी कार्डियक मसल होती है, जो उनकी कॉन्ट्रेक्शन में उनकी रेट होती है वो बढ़ जाती है, कॉज बाय स्टिमुलेशन ऑफ कैल्शियम चैनल, मतलब इसीलिए हम अल्फा बीटा ब्लॉकर लेते हैं। तो कैल्शियम चैनल में ट्रांसफॉर्मेशन आयंस ज्यादा होने के कारण जो हमारी कार्डियक मसल होती है उसका जो कंट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है वाया एडाइलेट साइक्लेज, मतलब एडिनेट साइक्लेज के द्वारा प्रोटीन काइनेज मैकेनिज्म के अंतर्गत। देन हमारा जो दूसरा टाइप होता है वो क्या है, फास्फोलाइपेज। अब फास्फोलाइपेज से आप समझ लें कि इसमें फास्फेट ग्रुप इन्वॉल्व होगा। सी इसको बोलते हैं इनोसिटोल फास्फेट सिस्टम। ठीक है, दी मेम्ब्रेन एंजाइम फास्फोलेज सी, मतलब जो हमारा फॉस्फोलाइपेज सी है वो क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा क्या, एगोनिस्ट गेट बाउंड टू द रिसेप्टर लाइन टू जीक्यू। वहां पे हमारा क्या था, जीएस था, यहाँ पे हमारा क्या है, जीक्यू। तो जीक्यू क्या है कि कंट्रोल करता है किसकी एक्टिविटी को, फास्फोलाइपेज सी की। तो फास्फोलाइपेज सी की एक्टिविटी को हमारे वो क्या मतलब जीक्यू क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, दे एक्टिवेट पीएलसी हाइड्रोलाइज, मतलब क्या कहते हैं, पीएलसी हाइड्रोलाइज को ये हाइड्रेट कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, मतलब उसमें वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, PIP2 का मतलब क्या है, फॉस्फोटाइडेल इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट टू फॉर्म DAG एंड IP3। तो जो हमारा PIP2 है वो क्या करता है, DAG में और IP3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया, थोड़ा ये आपको टफ लग रहा होगा कि ये टफ हमारा सब्जेक्ट ही है। देन हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन आता है वो क्या है, टाइप आता है आयन चैनल रेगुलेशन। ठीक है, आयन चैनल रेगुलेशन का क्या मतलब होता है कि जो हमारे आयन चैनल जैसे कैल्शियम चैनल होते हैं, पोटेशियम चैनल होते हैं, सोडियम चैनलों का क्या करते हैं, रेगुलेट कर देता है, मतलब कैटालाइज कर देता है, मतलब बढ़ावा दे देता है। ठीक है, दी एक्टिवेटेड जी प्रोटीन कैन आल्सो ओपन और क्लोज आयनिक चैनल, मतलब जो हमारा जी प्रोटीन होता है वो आयन चैनल को क्लोज भी कर सकता है, ओपन भी कर सकता है। जब ओपन करेगा तब कैसी स्थिति होगी, जो हमारे आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होता रहेगा, और क्लोज कर देगा तो वहां पे कोई भी आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, स्पेसिफिक फॉर कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल विदाउट इंट्रेक्शन ऑफ ड्रग, मतलब बिना ड्रग के इंट्रेक्शन में आए हुए, ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करने लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 सेल के अंदर के न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं, जहां से हमारा NH2 इंटर करता है और COOH हमारा बाहर निकलता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं 7HM रिसेप्टार या 7HM इफेक्टार। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये 7 मेम्ब्रेन से होकर गुजरता है, तो इसे हेलिकल स्पेयरिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड मैसेंजर CAMP क्या काम करेगा, IP को किसमें कन्वर्ट करेगा, डीपोलराइजिंग एक्शन एंड हाइपरपोलराइजिंग एक्शन अपना शो करेगा। अब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो ऊपर के साइड मतलब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे या प्री सिनेप्टिक जंक्शन पे कम हो जाते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक पे ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और हाइपरपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक तरफ से चाहे प्री सिनेप्टिक पे चाहे पोस्ट सिनेप्टिक पे पूरे के पूरे आयंस खत्म हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा काइनेज लिंक रिसेप्टर के ऊपर आएगा। उसके बाद जो थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा आता है वो क्या है, काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर। तो काइनेज में क्या देखते हैं आप कि यहाँ पर एज लगा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि काइन काइन हमारा कोई हमारा टायरोसिन हो जाएगा या हमारा कोई ग्लूटामेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे और एज हमारा एंजाइम हो जाएगा, और लिंक्ड का मतलब हो जाएगा कि वो हमारे एंजाइम से लिंक करेंगे। जैसे टायरोसिन है तो वो हमारा टायरोसिन कहाँ पे हमारा एंजाइम से जाके लिंक करेगा, देन अपना एक्शन शो करेगा, दैट्स अंडरगोज काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर, जिसको हम एक नाम से बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर। अब इसको ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर क्यों बोलते हैं, कि हम इस फिगर के माध्यम से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो ऊपर वाला एरिया है ये आउट ऑफ द सेल है, मतलब ये सेल के बाहर हो रहा है। ये जितना एरिया ऊपर का है मतलब एगोनिस्ट बाइंड हो रहा है, तो ये कौन सा एरिया आपका सेल का बाहर का है, और इधर वाला जो एरिया नीचे वाला है वो सेल का अंदर है। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है कि एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट कर रहा, मतलब यहाँ से ड्रग आई, ड्रग यहाँ पर हमारी बाइंड हुई तो हमारे सेल को मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गई, इसीलिए इसको बोल रहे हैं ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर। और नीचे जाके वहां पे क्या किया इसने, टायरोसिन काइनेज बाइंडिंग डोमेन बना लिया। अब टायरोसिन काइनेज हमारा क्या है, काइनेज का मतलब क्या है, एंजाइम है, तो टायरोसिन और काइनेज हमारा एंजाइम ड्रग का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो अगर इसको हम एक लैंग्वेज में देखें तो दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर एजेड बाय द एंजाइम टायरोसिन काइनेज, मतलब कहने का क्या है कि ये जो रिसेप्टर होते हैं ये अपनी एक्टिविटी मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे शो करवाते हैं, एक एंजाइम से कैसे
उस एंजाइम का क्या नाम है, टायरोसिन काइनेज। तो जब हमारा ड्रग टायरोसिन काइनेज से जाके बाइंड अप कर जाता है या उससे जाके इंटरेक्ट कर जाता है, देन हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होता है। ठीक है, दिस रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन और सरफेस। मतलब कहने का क्या है कि जो हमारी सेल होती है सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। सेम इट जैसे आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन के हमारे सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, देयर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन कंटेन एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट। तो इसके देखिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर, तो सेल के बाहर वाला ये पार्ट हमारे देखिए यहाँ पे बाइंडिंग साइट है जहाँ पे हमारा एगोनिस्ट आके बाइंड हो रहा है। ठीक है, व्हाइल इंट्रासेल्यूलर डोमेन इज अटैच्ड टू द एंजाइम लाइक टायरोसिन काइनेज और ग्वानिलेट साइक्लेज। तो जो टायरोसिन काइनेज होगा, अब इनकी भी एक कंडीशन होती है कि कौन सी ड्रग हमारी टायरोसिन से जाके काइनेज से जाके बाइंड अप करेगी, कौन सी हमारी जो ड्रग्स है वो हमारी ग्वानिलेट साइक्लेज से जाके बाइंड अप करेगी। तो इसका अलग से क्लासिफिकेशन है। तो एक जनरल टर्म में समझ लेते हैं, जैसे टायरोसिन काइनेज में क्या है, जैसे इंसुलिन है तो इंसुलिन हो गया, इंटरल्यूकिन्स हो गया एंड ग्रोथ फैक्टर एक्ट एज एगोनिस्ट। मतलब जो हमारी टायरोसिन काइनेज से जाके हमारा क्या ड्रग इंटरेक्ट करेगी वो कौन कौन सी होगी, तो इंसुलिन होगी या इंटरल्यूकिन्स होगी या ग्रोथ फैक्टर, जैसे आप ग्रोथ के लिए अपनी ग्रोथ के लिए कोई भी मेडिसिन ले रहे तो ऐसी ड्रग हमारी इसके साथ क्या होगी, एगोनिस्ट होगी। वहीं पे ग्वानिलेट साइक्लेज में क्या होगा कि एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड एक्ट एज एगोनिस्ट। मतलब जो हमारी डायूरेटिक ड्रग्स है वो हमारे इसमें काम करती है, इसमें ग्वानिलेट साइक्लेज में। तो आइए हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में हमारी बाइंडिंग साइट होगी, तो ये सब हमारी क्या है, बाइंडिंग साइट है। ठीक है, और इनसाइड द सेल्यूलर मतलब इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर क्या होगी, हमारे बाइंडिंग साइट होगी कौन सी, इंट्रासेल्यूलर बाइंडिंग साइट या टायरोसिन काइनेज बाइंडिंग डोमेन होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारे एक बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो ये हमारी मतलब क्या है, टायरोसिन काइनेज बाइंडिंग डोमेन है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक एगोनिस्ट आया और हमारे इस बाइंडिंग से मतलब ये वही वाला सेम चीज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, सेम चीज यहाँ पे क्या हुआ, इसने एगोनिस्ट से बाइंड कर लिया। अब एगोनिस्ट से बाइंड करने के बाद यहाँ पे इसका फास्फोरिलेशन हुआ इनसाइड द सेल। ठीक है, वही हमारा दूसरा फास्फोरिलेशन हुआ। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर एक ड्रग का दो बार बाइंड हुआ और उसने क्या किया, फास्फोरिलेशन कर दिया। तो यहाँ पे जो दोनों की केमिकल एंटिटी बनेगी वो सेम कंपाउंड की बनेगी। मतलब इसमें जो भी ड्रग्स होगी वो फास्फोरिलेटेड होगी। बट मतलब जैसे यहाँ पर कोई भी, जैसे इंसुलिन यहाँ मान लीजिए, तो जैसे आपने यहाँ पे इंसुलिन ली तो इंसुलिन यहाँ से दोनों से जाके बाइंड अप कर गई। ठीक है, तो यहाँ से इंसुलिन और फास्फेट ग्रुप उसमें ऐड हो गया, यहाँ पर भी फास्फेट ग्रुप हो गया। देन इस दोनों के बीच में क्या होगा, मतलब ये वो और ये जो फास्फोरिलेटेड हमारा कंपाउंड है या ड्रग है उसमें क्या होगा कि डीमेराइजेशन होता है। डीमेराइजेशन का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन बिटवीन टू सेम कंपाउंड, मतलब दो सेम कंपाउंड के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको क्या कहते हैं, डाइमेराइजेशन। तो जब डाइमेराइजेशन हो जाएगा तब क्या होगा, इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग प्रोटीन। तो यहाँ से हमारे क्या हो गए, जैसे ये हमारे डाइमेराइजेशन हो गया तो यहाँ से हमारे इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग प्रोटीन हमारे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो काम क्या करेंगे, हमको फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारा शो कर देंगे, सेल्यूलर रिस्पॉन्स शो कर देंगे, दैट्स अंडरगो सेल्यूलर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम एक रिएक्शन के माध्यम से देखना चाहें तो जैसे ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है जिसको जीटीपी के नाम से जाने जाता है, और यहाँ पे हमारा कौन सा बाइंडिंग साइट काम करेगा, क्योंकि ग्वानोसिन है, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट है, तो यहाँ पे हमारा ग्वानोलेट साइक्लेज बाइंडिंग साइट। तो जब ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारा ग्वानोलेट साइक्लेज बाइंडिंग साइट से इंटरेक्ट किया तो उसने क्या बनाया, साइक्लिक ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है तो ही को आप मान लीजिए साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। अब दोनों का डीमेराइजेशन होगा यहाँ भी, तो क्या काउज कर देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सीजीएमपी डिपेंडेंट काइनेज दैट अंडरगो सेल्यूलर रिस्पॉन्स, अपना सेल्यूलर रिस्पॉन्स शो कर देगा। ठीक, उसके बाद मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म आप देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म होता क्या है। अभी तो हमने स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ ही लिया है, लेकिन व्हेन एगोनिस्ट बाइंड टू द ईसी का मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन से कोई एगोनिस्ट हमारा बाइंड करता है ऑन दी बाइंडिंग साइड पे प्रोड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज। अब वहां पे कोई ना तो कोई चेंज होगी, जैसे हमारा कोई लिगेंड से हमारी कोई ड्रग बाइंड किए तो उसमें कोई ना तो कोई चेंज होगा। डीमेराइजेशन ऑफ रिसेप्टर व्हिच एक्टिवेट द आईसी मतलब इंट्रासेल्यूलर एंजाइम, मतलब जब वो दोनों, मतलब कहने का क्या है कि ये दोनों जब कंपाउंड हमारा दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे तो क्या करेगा, वो इंट्रासेल्यूलर एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है,
ओनली टीके, टीके का मतलब टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर अंडरगोज ऑटो फास्फोरिलेशन, मतलब जिसमें फास्फोरिलेशन खुद ब खुद हो जाता है, वो किसमें, टीके मतलब टायरोसिन काइनेज में ही होता है। एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप एंड एक्टिवेट्स आईसी, मतलब इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स, मतलब कहने का क्या है कि जब उसमें फास्फेट ग्रुप हमारे ड्रग्स में एगोनिस्ट में बाइंड हो जाएगा या इंटरेक्ट कर जाएगा या कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले जाएगा, तब क्या होगा, जो हमारा इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग है वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और क्या कर देगा, हमको सेलुलर रिस्पॉन्स दे देगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा जैक स्टेट पाथवे और हमारा जीन ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर आएगा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो ड्रग डोज रिएक्शन है, एडवर्स रिएक्शन ऑफ द ड्रग ईटीसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।